Hello everyone. Let's continue with the presentation series. And my name is Dr. Dilip Kumar, and I'm founder CMT Center of Men Therapy. ये प्रेजेंटेशन सीरीज मैंने स्टार्ट की थी डिफरेंट सीएमटी एकेडमी का एक पार्ट है जिसमें मैं गल्फ कंट्रीज की तैयारी कर रहा था। तो उसमें कुछ टॉपिक्स यूजुअली होते थे, तो मेरे पास काफी प्रेजेंटेशन स्टूडेंट शेयर करते थे और मुझे उसके ऊपर जो है वो लेक्चर देना होता था। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन दी एवरी प्रेजेंटेशन इन ए वेरी इजी वे सो दैट यू कैन गेट। अगर आपको कोई और किसी और टॉपिक के ऊपर भी बात करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि अगर वो प्रेजेंटेशन मेरे पास होगी तो मैं उसके ऊपर लेक्चर दूंगा। तो लेट्स कंटिन्यू विद द सेरेब्रल पाल्सी। और लास्ट हमने पार्किंसन डिस्कस किया था, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द सेरेब्रल पाल्सी। पहले तो प्रेजेंटेशन सेरेब्रल पाल्सी की डेफिनेशन देख लेते हैं। सेरिब्रल ब्रेन का पार्ट है, और पाल्सी मतलब पैरालिसिस। तो इट्स डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट इज resulted from the permanent non-progressive cerebral dysfunction developing before the maturation of the CNS affecting the locomotor system। सीएनएस के मेच्योर होने से भी पहले अमूमन ये कंजेनाइटल बाय बर्थ हो जाती है बच्चों में, बेबीज में। फिर इसके टाइप्स हैं, लेकिन पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करें। तो सीएनएस के मेच्योर होने से पहले ही कुछ सेरिब्रल जो एरियाज है ब्रेन के, उनकी डिस्फंक्शंस हो जाती है। उनकी डिस्फंक्शंस हो जाती है किसी भी वजूहत से। तो उसकी वजह से ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स रिजल्ट होती है। ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स मतलब डिफरेंट, जस्ट लाइक आगे चल के हम जब इनके टाइप्स डिस्कस करेंगे तो मतलब एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स डेवलप होती है जब आपका सीएनएस, बच्चे का सीएनएस मैच्योर होने से पहले ही उसके कुछ एरियाज डिसफंक्शन हो जाते हैं, ठीक है। और ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर से, प्रोग्रेसिव से मुराद कि जो चीज वक्त के साथ साथ बदतर होती जाती है, बढ़ती जाती है, तो वर्सनिंग ऑफ द कंडीशन इज कॉल्ड द प्रोग्रेस। वेल, इट्स अ नॉन कंटेजियस, मतलब ये फैलती नहीं है टच करने से वगैरह। जस्ट लाइक नॉट, इट्स नॉट लाइक एड्स, इट्स नॉट लाइक अदर काइंड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। मतलब सेरेब्रल पाल्सी के बेबी ऐसा नहीं है कि दूसरे को टच करेंगे तो उसमें भी सेरेब्रल पाल्सी हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड द नॉन कंटेजियस। जिस तरह कोविड वगैरह था, दैट इज द कंटेजियस। वेल, मोटर कंडीशन है और लोकोमोटरी इन्वॉल्व करते हैं। इट ऑल्सो कॉजेज द फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी डेफिनेटली करा देते हैं बिकॉज ऑफ द इम्पेयर्ड कॉग्निशन, इम्पेयर्ड मस्कुलर प्रॉब्लम, इन इम्पेयर्ड मोटर फंक्शंस causes, that's why it lead to the physical disability as well in human development। although the brain lesion, जो ब्रेन में लीजन डेवलप हुआ जिसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी हुआ, द ब्रेन लीजन दैट रिजल्ट इन द सेरेब्रल पाल्सी आर द नॉट प्रोग्रेसिव। ऐसा नहीं है कि मतलब जो एक बार लीजन हुआ वो उतना ही रहेगा, लीजन नहीं बढ़ेगा। पर उसकी सिम्टम्स, जो क्लिनिकल पिक्चर्स हैं, जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, जो डिफॉर्मिटीज हैं, वो अलबत्ता वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। पर लीजन एक बार हुआ वो उतना ही होगा, लीजन नहीं बढ़ेगा। इन एडिशन टू द प्राइमरली इम्पेयरमेंट, जो प्राइमरली इम्पेयरमेंट्स होती हैं ग्रॉस एंड फाइन मोटर फंक्शन, वो प्रॉब्लम वक्त के साथ साथ बढ़ सकती हैं, जैसे सीजर्स, कॉग्निशन, विजन प्रॉब्लम, सॉलिंग प्रॉब्लम, स्पीच प्रॉब्लम, बॉलर ब्लैडर, ऑर्थोपेडिक डिफॉर्मिटी, ये वक्त के साथ बढ़ सकती हैं। क्राइटेरिया अगर डायग्नोसिस की बात करें तो जो न्यूरोमस्कुलर, जो न्यूरोमोटर कंट्रोल है डेफिसिट है, वो अल्टर करता है मूवमेंट और पोस्चर के साथ। स्टैटिक ब्रेन लीजन, ये इनके एक किस्म की डायग्नोसिस की क्राइटेरिया है कि जो ब्रेन का लीजन है वो स्टैटिक ब्रेन लीजन देखना पड़ता है, न्यूरोमोटर कंट्रोल डेफिसिट देखने पड़ते हैं। एक्विजिशन ऑफ ब्रेन इंजरी टाइप पे डिपेंड करता है कि बर्थ से पहले हुई तो बर्थ के अगर बाद हुई, लेट सपोज, तो कितने ड्यूरेशन में हुई, फर्स्ट ईयर में या आफ्टर दैट। हिस्ट्री की बात करें तो फॉर्मली नॉन एज, इसको सेरेब्रल पाल्सी ये को सेरेब्रल पैरालिसिस कहा जाता था, बिकॉज पाल्सी और पैरालिसिस एक ही बात है। जिस तरह अब पैरालिसिस पाल्सी होती है, क्लमकीज पैरालिसिस होती है, इस तरह करके। पहले जिसने आइडेंटिफाई किया था, द फर्स्ट इट वाज आइडेंटिफाइड बाय द इंग्लिश सर्जन विलियम लिटिल इन 1860, इसीलिए इसको लिटिल डिजीज भी कहा जाता है। और बिलीव दैट द एस्फेक्सिया ड्यूरिंग द बर्थ इज अ चीफ कॉज। जो एस्फेक्सिया हो जाती है बर्थ से पहले, ये इसकी मेन जो है वो कॉज है। और भी इसके साथ बहुत सारे कॉज हैं कि अगर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाए प्लेसेंटा के थ्रू, जो डिलीवरी हो रही है न्यूट्रिशन की, उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, देयर आर सेवरल। लेकिन पहले ये बिलीव किया जाता है जो एस्फेक्सिया है वो प्राइमरली बर्थ के वक्त अगर हो तो ये प्राइमरली कॉज है सेरेब्रल पाल्सी का। 1897 में सिगमंड फ्रेड सजेस्टेड कि डिफिकल्ट बर्थ वाज नॉट द कॉज। मतलब जो बर्थ में डिफिकल्टी हो रही है डिलीवरी में, वो मेन कॉज नहीं है, बट ओनली अ सिम्टम ऑफ दैट अदर इफेक्ट्स ऑन द फीटल डेवलपमेंट। बाकी जो फीटल डेवलपमेंट के बाकी
सिम्टम्स है वो अफेक्ट कर सकती है फीटल डेवलपमेंट को। लेकिन ये जो कोर्स था 1860 में जो दिया था इंग्लिश सर्जन विलियम ने, उनको आगे चल के 1897 में सिगमंड फ्रॉड ने कहा कि ये ऐसा नहीं है, कि डिफिकल्टी जो बर्थ के वक्त हो रही है ये सिर्फ मेन कॉज नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड स्ट्रोक, जिनको NINDS कहते हैं, 1980s में सजेस्टेड किया था ओनली स्मॉल नंबर ऑफ केसेस ऑफ द सेरेब्रल पाल्सी दे आर कॉज्ड बाय द लैक ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये जो भी स्कूल ऑफ थॉट था 1980s में, NINDS ने ये भी सजेस्ट कर दिया कि बिल्कुल ये जो कॉज है सेरेब्रल पाल्सी का, कि ऑक्सीजन की डिलीवरी ड्यूरिंग द बर्थ बच्चे को नहीं मिलती, जिसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी हो रही है, इसके बिल्कुल मिनिमम नंबर ऑफ केसेस देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस किसी और वजह से देखने को मिलते हैं, जो कि हम आगे वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। एपिडेमोलॉजी की बात करें, अकरंस की बात करें, तो सेरेब्रल पाल्सी सिर्फ 1000 लाइव बर्थ अगर हो रही हैं, मतलब 1000 थ्रू आउट द वर्ल्ड लाइव बर्थ अगर हो रही, तो उसमें सिर्फ 2 बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी डेवलप होने के चांसेस हैं। इंसिडेंस इज हायर इन द मेल, मेल सीपी ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू द फीमेल। अदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम जो देखने को मिल सकती हैं, मेंटल डिसएडवांटेज, मतलब IQ लेवल उनका बहुत ही, और एक्टिव सीजर्स 21% में देखने को मिलता है। मेंटल डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, IQ लेस देन 50 की अगर हम बात करें, नॉट वॉकिंग वो भी 20%, और ब्लाइंडनेस, विजनरी लॉस 11%। ड्यूरिंग द पास्ट 3 डिकेड, 30 सालों में कंसिडरेबल जो एडवांसेस हैं, जो ऑब्स्टेट्रिक एंड नियोनेटल केयर में जो डेवलपमेंटल हुई हैं, अचीवमेंट्स हुई हैं, देयर हैव बीन अ नो चेंज इन द इंसिडेंस ऑफ द CP एज वेल, बट द पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पाल्सी मे बी इंक्रीजिंग ड्यू टू द प्रीमेच्योर इन्फेंट। जो प्रीमेच्योर इन्फेंट्स होते हैं, उनमें सेरेब्रल पाल्सी के डेवलप होने के जो चांसेस हैं वो थोड़े बहुत ज्यादा हैं, हायर इंसिडेंस है। नॉर्मल वेट ट्रम्स इन्फेंट्स ट्री की बात करें, तो लॉन्गर सर्वाइवल है उनमें, अगर नॉर्मल वेट ट्रम्स इन्फेंट्स में हो रहा था ओवरऑल। मेन कॉजेज की बात करें तो प्री नेटल, जिस तरह हमने डिस्कस किया, वो 70% है, और पेरी नेटल ड्यूरिंग की बात करें तो वो 5 to 10% है, मिनिमम है, और पोस्ट नेटल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो प्री नेटल सबसे ज्यादा CP के चांसेस हैं डेवलप होने। प्री नेटल की अगर हम बात करें तो प्री नेटल में जो 70% है, मेटरनल इन्फेक्शन, कोई भी मेटरनल इन्फेक्शन प्रेग्नेंट जो लेडी है उनको हो सकता है। रूबेला हो गया, हर्प सिम्प्लेक्स हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लेसेंटा, जस्ट लाइक क्रोइन एमिनोइटिस में होता है, मतलब जो प्लेसेंटा होता है, जो न्यूट्रिशन और डिलीवरी मेन प्रोवाइड करता है बेबी को, माँ से लेके बेबी को प्रोवाइड करता है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाना, या इनकॉम्पेटेबिलिटी, RH की इनकॉम्पेटेबिलिटी, डायबिटिक्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जेनेटिक कॉजेस, जीन म्यूटेशन, एक्सपोजर टू एनी रेडिएशन, या मैटरनल जॉन्डिस वगैरह, जो कि 70% कॉजेस ये डेवलप करते हैं। मतलब 70% ऑफ द CPs जो पेरीनेटल प्रीनेटल होते हैं, उनके ये कॉजेज है। पेरीनेटल बात करें जो 5 to 10% है, सिर्फ 10 to 15% है। प्री मेच्योरिटी मतलब इमेच्योर रेस्पिरेटरी या कार्डियक फंक्शन, एस्फाइजिया जो 1890 में विलियम फ्रेड ने कहा था, एंड मेकोनियम एस्पिरेशन, बर्थ ट्रामा या डिस्प्रोपोर्शन, प्री डिलीवरी, रैपिड डिलीवरी, या लो बर्थ वेट, या कोगुलोपैथी, ये पॉसिबल कॉजेज है। पोस्ट नेटल की बात करें तो ब्रेन डैमेज सेकेंडरी टू द सेरेब्रल हेमरेज, ट्रामा, इन्फेक्शन या एनोक्सिया, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, या शेखन बेबी सिंड्रोम, ड्राउनिंग हो गया, लीड एक्सपोजर हो गया, मेनिंजाइटिस, इन ये भी पॉसिबल कॉज है। एडिशनल रिस्क फैक्टर सेरेब्रल पाल्सी में बात करें तो कर्निक टेरेस, मिथाइल मरकरी का एक्सपोजर, जेनेटिक कॉजेज वगैरह। ओके जी, क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेनली हमारे पास 5 क्लासेस हैं, लेकिन डिपेंड करता है टोपोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो डिपेंडिंग ऑन द टोपोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मोनोप्लेजिक है, मोनो मतलब एक आर्म की लिम, एक लिम की इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो अपर हो लोअर हो। डायप्लेजिक, पैराप्लेजिक, डाय मतलब 2 इन्वॉल्वमेंट, ट्राई मतलब 3, हेमीप्लेजिक मतलब हाफ, जिस तरह हेमीप्लेजा होता है फुल बॉडी, मतलब अपर एंड लोअर, एक तरफ का बाजू और एक तरफ की टांग। और टेट्रा या डबल हेमीप्लेजिया मतलब ऑल 4 लिम्स। मोनोप्लेजिया मतलब सिंगल लिंक इन्वॉल्वमेंट बीइंग अफेक्टेड, मतलब कोई भी या बाजू होगा या इस तरह का। डायप्लेजिक में लोअर एक्सट्रीमिटी ज्यादातर अफेक्टेड होती हैं, डाय मतलब 2, तो इसमें 2 आपकी जाएंगी, लेकिन कोई भी आपको अपर बॉडी में स्पासिटी देखने को नहीं मिलेगी। लोअर एक्सट्रीमिटी तो दोनों अफेक्टेड होंगी, लेकिन अपर एक्सट्रीमिटी में बॉडी में आपको कोई भी स्पास्टिसिटी देखने को नहीं मिलेगी। मोस्ट कॉमन टाइप डायप्लेजिया ही है। मोस्ट प्रोबेबली स्पास्टिक
डायप्लेजिया होता है जिसमें टाइटनेस हो जाती है, जिस तरह हमने रिजिडिटी डिस्कस किया था। सीजर गेट डेवलप हो जाता है। नी फ्लेक्स होते हैं। हिप्स में जो एंगल्स हैं वो वेरी करते हैं, मॉडरेट टू इस तरह करके। ओके जी। और वन थर्ड ऑफ द स्पास्टिक डायप्लेजिया में जो स्ट्रेबिस्मस है वो में भी आपको प्रेजेंट, स्ट्रेबिस्मस में भी प्रेजेंट देखने को मिले। हेमिप्लेजिया में क्या होता है, मोस्ट एम्बुलेटरी ऑफ ऑल फॉर्म, although they generally have dynamic echoes on the affected side। हेमिप्लेजिया मतलब जब आपका पूरा हाफ ऑफ द बॉडी अफेक्टेड हो जाता है। ट्राइप्लेजिया की बात करें तो थ्री लिम्स, और ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, जिसमें ये होगा कि लोअर एक्सट्रीमिटी तो जाएगी जाएगी, उसमें एक अपर एक्सट्रीमिटी, कोई राइट या लेफ्ट बाजू भी आपका अफेक्ट हो सकता है। और क्वाड्रिप्लेजिया मतलब चारों के चारों बाजू। हालांकि ये लीस्ट लाइकली टू बी एबल टू वॉक डेफिनेटली। अगर चारों बाजू अफेक्टेड है तो चलने में दुश्वारी होगी। ओके जी, नाउ कमिंग टू द डिपेंडिंग ऑन द टोपोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये क्लासिफिकेशन थी। डिपेंडिंग ऑन द टोन आर द मूवमेंट पैटर्न जो कि मौजूद है फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। स्पास्टिक, एथिटोइड, पांच है जिस तरह मैंने डिस्कस किया था। स्पास्टिक, एथिटोइड, एटेजिक, फ्लेक्सिड और मिक्स, इनको हम डिस्कस करते हैं। नाम ही बता रहा है, स्पास्टिक में स्पास्टिसिटी हो जाती है। एथिटोइड्स में डिसकाइनेटिक मतलब नो मूवमेंट्स या थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है। एटेक्सिक, सेरेब्रल जिस तरह एटेक्सिया था, और बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन की डेफिसिट। फ्लेक्सिड में हाइपोटोनिसिटी हो जाती है, और मिक्स दोनों का मिक्स है। वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। स्पास्टिक सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द सेरेब्रल पाल्सी है। 70 to 80% कहा जाता है कि जितने भी सेरेब्रल पाल्सी के केसेस हैं वो स्पास्टिक में 70 to 80% उनमें से स्पास्टिक होते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स इसमें सबसे ज्यादा मेनली अफेक्टेड होता है, जो कि मेनली रेस्पॉन्सिबल है वॉलंटरली मूवमेंट्स के लिए। तो मोर एवर जो स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी है वो अकम्पनाई करता है किसी अदर केसेस के साथ भी, लेकिन वो सिर्फ 30% केसेस हैं। लेकिन मेनली सेरेब्रल पाल्सी के 70 to 80% जो केसेस हैं वो आपको स्पास्टिक देखने को मिलते हैं। नंबर टू, एथिटोइड या डिसकाइनेटिक, जिसमें या तो मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती या थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होती है। तो ये मिक्स किस्म की मसल टोन की ये टाइप ऑफ ऑन द टोन के हिसाब से ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन है। स्पास्टिक में हाई टोन होती है, ये मिक्स है एथिटोइड। ओके जी। इसमें क्या होता है, इनवॉलेंट्री मोशंस होती है, तभी इसका नाम एथिटोइड है। डैमेज अकर्स टू द एक्स्ट्रा पायरामिडल मोशन, जो एक्स्ट्रा पायरामिडल मोटर सिस्टम और पायरामिडल ट्रैक्स होते हैं उनमें डैमेज की वजह से ये होते हैं, और वो 70 to 80% स्पास्टिक थे, तो ये 10 to 20% ऑल द केसेस ये होते हैं, एथिटोइड होते हैं। और ये न्यू बर्न इन्फेंट्स में ज्यादातर होते हैं, जहाँ पर हाई बिलिरुबिन जो हमारे पास लेवल्स होते हैं, बिलिरुबिन वो अगर हाई लेवल हो जाए ब्लड में, जिसकी वजह से, और अगर इसको अनट्रीटेड रखा तो ये ब्रेन को डैमेज भी कर सकता है, राइट, जिसको हम कहेंगे कनेक्टिवियस। एंड दिस में आल्सो लीड टू द एथिटोइड, दिस में आल्सो लीड टू द एथिटोइड। At exit CP की तरफ आ जाए, it is caused by the damage to the mainly cerebellum. That's why this is called the cerebellum, cerebellar ataxia. And they are very least common type of almost 10% of the all the cases ataxic देखने को मिलते हैं। और maybe some of the individual may have a hypotonia और tumors। नेक्स्ट कैटेगरी हाइपोटोनिसिटी है। इसमें क्या होता है कि टोन बिल्कुल कम हो जाती है। तो हाइपोटोनिक सेरेब्रल पाल्सी, जिसको फ्लैक्सिड या फ्लॉपी भी कहा जाता है, दे हैव अ मस्कुलेचर दैट इज अ वेरी लिम्प एंड देन कैन मूव ओनली अ लिटिल और नॉट एट ऑल। इसको फ्लॉपी चाइल्ड भी कहा जाता है। इनकी टोन बिल्कुल, मसल बिल्कुल उनके लचकदार होते हैं, और टोन बिल्कुल कम हो जाती है। दिस इज द रीजन। और इनकी लोकेशन सीएनएस में, अगर आपकी जो लोकेशन ऑफ द डैमेज है इज वाइड स्प्रेड इन द सीएनएस। although the physical therapy is usually attempted मसल्स की स्ट्रेंथ करने के लिए, लेकिन फंडामेंटली अगर हम बात करें तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, स्पेशली फ्लेक्सिड सीपी। स्पास्टिक सीपी में तो है ही फिजियोथेरेपी इफेक्टिव। मिक्स की बात करें तो इसकी जो सिम्टम्स हैं वो स्पास्टिक सीपी की दूसरों के साथ, जो 30% केसेस थे उनके साथ देखने को मिलती है। मतलब कुछ सिम्टम स्पास्टिक सीपी की होंगी और बाकी सिम्टम किसी अदर टाइप ऑफ द सीपी के साथ हो सकती है। और मोस्ट कॉमनली ये जो है वो आर्टिकुलेट करती है एथिटोइड। मतलब एक पेशेंट जिसमें बेबी में सेरेब्रल पाल्सी के सिम्टम आपको देखने को मिले और इस एथिटोइड की देखने को मिले तो उसको आप मिक्स सीपी में कैटेगराइज करोगे, ठीक है। नाउ कम टू द डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल लेवल। अगर ग्रॉस मोटर फंक्शन के हिसाब से बात करें तो क्लासिफिकेशन इट इट क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द एज कैटेगरी एक्टिविटी लेवल। ओके, इनके लेवल जो है, मतलब ये डिपेंड करता है जो फंक्शनल लेवल बच्चा कर पा रहा है, जो मोटर फंक्शनल लेवल कर पा रहा है उसके हिसाब से इसको
कैटेगराइज किया जाता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे यही जीएमएफसी है, ग्रॉस मोटर फंक्शन क्लासिफिकेशन के हिसाब से लेवल 1 है एक्टिविटी में, ये वो जितनी एक्टिविटी कर पा रहा है। लेवल 2 देखें, लेवल 3 देखें, लेवल 4 और लेवल 5, इसके 5 लेवल है अकॉर्डिंग टू द एज रिलेटेड एक्टिविटी जो वो कर पा रहा है। इफ यू कैन सी ऑन द लेवल 1, अगर आप लेवल 1 में देखें तो वो ज्यादा एक्टिविटी लेट सपोज कर पा रहा है, तो जो ग्रॉस मोटर फंक्शन है मतलब वो 2 से 3 स्टेप चढ़ पा रहा है। लेवल 2 में अगर देखें तो वो स्टेप तो चढ़ पा रहा है लेकिन अनलोडिंग वेट बेरिंग वेट नहीं उठाया उसने, और प्लस में सपोर्ट के साथ चढ़ पा रहा है। लेवल 3 में वो बिल्कुल नहीं चल पा रहा, बगैर सहारे के, बगैर व्हील चेयर के। तो इस तरह करके लेवल 4 में अगर आप देखें तो लेवल 3 में फिर भी एक्सिलरी क्रचेस यूज कर रहा है, लेवल 4 में तो उसने रोलेटर यूज किया हुआ है और व्हील चेयर भी इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर यूज की हुई है, जहां पर अपर एक्सट्रीमिटी भी उसकी वीक और जॉयस्टिक के साथ यूज की है और एलिवेटेड लेग रेस्ट के साथ। और लेवल 5 की अगर बात करें तो बिल्कुल मतलब मूवमेंट नहीं, फंक्शनल लेवल उसका बिल्कुल नहीं है। तो हेड सपोर्ट भी किया हुआ, हेड सपोर्ट भी उसको दी गई है। लेवल 4 में हेड सपोर्ट खुद से तो कम से कम किया हुआ, लेकिन लेवल 5 में तो हेड को सपोर्ट करने के लिए भी टूल्स या बेल्ट वगैरह यूज किए गए। और इलेक्ट्रिकल इनफेक्ट जो जॉयस्टिक्स यूज कर रहा था, इलेक्ट्रिकल व्हीलचेयर अपने हाथ से लेवल 4 में, L5 में वो भी नहीं कर पा रहा, तो वो प्योरली पैसिव हो जाता। पैथोफिजियोलॉजी या पैथोलॉजी की अगर बात करें तो जो पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकेमिया है, जिसको पी ल्यूकोमेल्शिया PVL कहा जाता है, वो मोस्ट कॉमन फाइंडिंग है सेरेब्रल पाल्सी में। अगर उसकी हम पैथोलॉजी की बात करें तो पेरीवेंट्रिकुलर जो ल्यूकोमेल्शिया है, PVL जिसको कहा जाता है, वो मोस्ट कॉमन फाइंडिंग है सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट में। कॉर्टिको स्पाइनल जो ट्रैक्स फाइबर्स होते हैं स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटीज में, दे आर द मीडियल टू दोज ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी इन द पेरीवेंट्रिकुलर मैटर। दस जो चाइल्ड्रल होते हैं जिनमें पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमेल्शिया होती है, उनकी स्पास्टिक डायप्लेजिया मोस्ट कॉमन टाइप है, बिकॉज जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक लोअर एक्सट्रीमिटी के वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। दैट्स व्हाई द लोअर एक्सट्रीमिटी इज टारगेटेड फर्स्ट, देन द अपर एक्सट्रीमिटी। बिलिरुबिन जो इंसेफेलोपैथी है, अगर वो बेसल गैंग्लियन में हो जाए, स्पेशली इथियोइड सीपी में देखने को मिलती है, जो कि मेनली फॉलो करती है डायग्नोसिस ऑफ द कैनिक टेरेस में। फोकल कॉर्टिको फोकल कॉर्टिकल अगर इन्फार्क्ट की अगर हम बात करें, उसमें ग्रे और व्हाइट मैटर दोनों अफेक्टेड होते हैं, और वो पेशेंट हेमीपेरेसिस के पेशेंट में देखने को मिलती है, जो कि MCA स्ट्रोक पेशेंट, मिडिल सेरेब्रल आर्टरीज स्ट्रोक के पेशेंट में देखने को मिल सकता है। ब्रेन माल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो वो भी 10% ऑफ द चिल्ड्रन में अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलता है। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो मिक्सअप बात करेंगे। हाइपरटोनसिटी स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी में, एग्जाजरेटेड जितने भी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स हैं उसमें हमेशा चीजें आपको देखने को बड़ी बढ़ती हुई देखने को मिलती है। मिसाल मिसाल हाइपरटोनिया, टोन का बढ़ जाना, रिफ्लेक्सेस का बढ़ जाना, और क्लोनिस भी इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रेक्शन है। पुअर वॉलेंट्री मूवमेंट्स होंगी क्योंकि सेरिब्रल इन्वॉल्वमेंट है। सीजरिंग गेट, लो इंटेलिजेंस एंड लॉस ऑफ द मेमोरी, एपिलेप्टिक सीजर, सिनर्जेटिक पैटर्न्स, कॉन्ट्रेक्टाइल कॉन्ट्रेक्चर्स या डिफॉर्मिटीज जिस तरह हमने डिस्कस किया था, मसल वेस्टिंग ड्यू टू द लेक ऑफ द सप्लाई, इस तरह का। ओके, एक्स्ट्रा पैरामिडल सेरेब्रल पाल्सी की अगर हम बात करें, एक्स्ट्रा पैरामिडल मतलब जो ट्रैक्स होते हैं उनमें अगर डायरेक्टली डैमेज हो, जो सेकंड कैटेगरी में हमने देखने को मिला था, that it can may affect the limb, face, tongue and speech, which is often characterized by the continuous muscular worm like movement, postural instability देखने को मिलती है, decreased movement देखने को मिलती है स्पेशली prone पोजीशन में, fluctuation of the tone फ्लक्चुएट होती रहती है, चेंज होती रहती है फ्रॉम हाई टू लो, रिफ्लेक्सेस यूजुअली नॉर्मल देखने को मिलते हैं लेकिन मसल्स आर आल्सो एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, स्टेबिलिटी कम होती है, डिफिकल्टी टू लुक अप, ऊपर देखने में दुश्वारी होती है, इमोशनल लायबिलिटी होती है, जो बाजू होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, सकिंग एंड फीडिंग की प्रॉब्लम होती है, डिलेड हेड एंड ट्रंक का कंट्रोल लेट आता है, डिलेड माइलस्टोन जिस तरह होता है, मे बी इधर द क्वाड्रिपल चारों लिम्ब, या मे बी हेमीप्लेजिक हाफ ऑफ द बॉडी, इस तरह का। एथेक्सिक हाइपोटोनिक पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, इनकोऑर्डिनेशन देखने को मिलती है क्योंकि सेरिबेलर इन्वॉल्वमेंट है, इंटेंशन ट्रिमर्स देखने को मिलते हैं, हाइपोटोनिया देखने को मिलती है, टोन लो हो जाती है, निस्टेगमस आई इन्वॉल्वमेंट, डिमिनिश्ड रिफ्लेक्सेस क्योंकि ये सारे लोअर मोटर न्यूरॉन में आ जाते हैं ना, तो यू कैन कॉल इट डिमिनिश्ड रिफ्लेक्सेस, स्पीच या विजुअल हियरिंग प्रॉब्लम्स, जॉइंट की हाइपर मोबिलिटी, डिसमेट्रिया जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, जजमेंट, बैलेंस और डिस्टेंस जजमेंट, इनकंटिन्यूअस पोस्टरल इनस्टेबिलिटी, गेट डिस्टर्बेंस, लेक ऑफ द ट्रंक कंट्रोल, इम्बैलेंस वगैरह। रिस्क बेबीज की अगर हम बात करें तो जो बायोलॉजिकल कितने रिस्क टोटल
हैं, बायोलॉजिकल रिस्क हैं, स्टेब्लिश्ड रिस्क हैं, इन्वायरमेंटल और सोशल रिस्क हैं। वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। बायोलॉजिकल रिस्क मतलब बेस, जो बर्थ वेट होता है 1500 ग्राम या उससे कम, वो भी एक बायोलॉजिकल रिस्क मतलब ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपको बेबीज में, सेरेब्रल पाल्सी के बेबीज में देखने को मिल सकते हैं। गेस्टेशनल एज जो है वो 32, मतलब अगर आप किसी बेबी की हिस्ट्री देखें, उसका बर्थ वेट आपको लगता है कि इसमें 1500 ग्राम है या उससे भी कम है, तो मतलब चांसेस हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि कंफर्म है, ये बायोलॉजिकल रिस्क है। गेस्टेशनल एज उनकी देखोगे तो या तो नॉर्मली 32 एज या उससे पहले उसकी टोटल, उसका जो गेस्टेशनल एज है वो 32 होगा, उससे कम होगा। स्मॉल फॉर द गेस्टेशनल एज, लेस एंड 10th परसेंटाइल ऑफ द वेट। वेंट्रिकुलर रिक्वायरमेंट होगी 36 आवर्स ऑफ द मोर, मतलब जब भी बेबी पैदा होता है तो उसको 36 घंटे से भी ज्यादा वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट होगी। इंट्राकर्नल हेमरेज देखने को मिल सकता है। मसल टोन एबनॉर्मलिटीज, रिकरेंट नियोनेंटल सीजर 3 या उससे भी ज्यादा, फीडिंग दुश्वारी, उसमें डिसफंक्शन, सिम्टोमेटिक सिम्टोमेटिक टॉर्च, TORSH। मेनिंजाइटिस की हिस्ट्री मिल सकती है। एस्फेगिया विथ एबगर जो स्कोर होता है वो लेस देन 3 आपको देखने को मिलेगा 1 मंथ आफ्टर द बर्थ, या लेस देन 6 देखने को मिलेगा 5 मिनट आफ्टर द बर्थ। स्टेब्लिश्ड जो रिस्क होते हैं, जो स्टेब्लिश्ड रिस्क हैं, हाइड्रोसेफेलस जिसमें फ्लूइड बढ़ जाना, तो ब्रेन साइज आपको बड़ी देखने को मिलेगी। माइक्रोसेफेली जिसमें स्कल छोटा हो जाता है। हाइड्रोसेफेलस मतलब पानी, फ्लूइड जो है एक्सेसिव होता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज मिल सकती हैं, मस्कुलोस्केलेटल एबनॉर्मलिटीज, CDS कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, AMC लिम्ब डेफिशिएंसीज एक्सेट्रा। मल्टीपल बर्थ मोर देन ट्विंस, ठीक है, मल्टीपल बर्थ मतलब मोर देन ट्विंस एज वेल। ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी जस्ट लाइक अर्ब्स क्रब्स पैरालिसिस। माइलोडिस्प्लेजिया, कंजेनाइटल मायोपैथीज, या इनबर्न एरर्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म, ये चीजें देखने को, ये स्टेब्लिश रिस्क में आते हैं। या HIV का इन्फेक्शन। इन्वायरमेंटल या सोशल रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें, सिंगल पेरेंट हो मिसाल के तौर पे, और पेरेंटल जो एज है वो लेस देन 17 हो, यंग एज में, और पुअर क्वालिटी इन्फेंट पेरेंट अटैचमेंट पॉसिबल है। मैटरनल ड्रग या अल्कोहल, जो वालदा है, लेडी है प्रेग्नेंट, उसकी हिस्ट्री हो ड्रग या अल्कोहल एब्यूज की, अल्कोहल यूज की। बिहेवियरल स्टेट एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, लेथार्जी या इरिटेबिलिटी वगैरह। ओके जी, नाउ कम टू द डिटेक्शन ऑफ द जो रिस्क बेबीज, हमने रिस्क बेबीज के 3 रिस्क देखे आपके, जो है वो बायोलॉजिकल, स्टेबलिश्ड और सोशल। तो उनकी डिटेक्शन की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल्स हैं उसके हवाले से। देयर शुड बी अ डेफिनाइट ऑब्जेक्टिव, नंबर वन थिंग। सम फॉर्म ऑफ एक्शन शुड बी पॉसिबल इफ द टेस्ट इज पॉजिटिव, ये अगर कोई भी रिस्क आपको देखने को मिलता है। पॉपुलेशन शुड बी डिफाइंड, और टेस्ट शुड बी सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक। स्क्रीनिंग शुड बी स्टार्ट एट द fetal life and continue until the early childhood. प्री नेटल स्क्रीनिंग की अगर हम बात करें, जो अभी अभी ने डिस्कस किया, प्री नेटल से मुराद की रूटीन चेकअप होना चाहिए वालदा का ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जो कि जरूरी है बेबी और फीटस दोनों के लिए। हेल्थ की एजुकेशन देना लाजम है कि आपने कौन सी डाइट लेनी चाहिए, अगर वो ड्रग्स ले रही है तो उसको बंद करा देनी चाहिए, वगैरह वगैरह। एक्सरसाइज ऑन प्रिस्क्रिप्शन, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान भी, प्रेगनेंसी से पहले भी, प्रेगनेंसी के बाद भी। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में ब्रेस्ट के एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट की कंडीशन देखना, यूटेरस की हाइट, पोजीशन, फीटस की, उसके वाइटल साइन, ब्लड प्रेशर, ब्लड और यूरिन का सैंपल, और वो स्पेशल टेस्ट कंडीशन जो आपको लगती है परफॉर्म करने चाहिए। अल्बुमिन, उसका अल्बुमिन चेक कर लिया, ग्लाइकोसूरिया चेक कर लिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया देख लिया, RH की इनकम्पेटिबिलिटी देख ली, कंजेनिटल सिफिलिस वगैरह, रुबेला, एड्स, वायरल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ऐसे। स्पेशल टेस्ट जो स्क्रीनिंग पर्पस के हवाले से, USG स्पेशली आपने जो है वो 8 to 12 वीक्स में करा लिया। फॉर द असेसमेंट ऑफ द गेस्टेशनल पीरियड, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज के लिए अल्ट्रासाउंड आपने करा लिया। ओके जी। एमनियोसेंटेसिस, वो स्पेशली 16 से 18 हफ्ते प्रेगनेंसी के दौरान, ताकि क्रोमोसोमल डिफेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो। क्रॉनस विलस सैंपलिंग टेक्निक करा ली 8 से 11 हफ्ते या प्रेगनेंसी के दौरान, ताकि क्रोमोसोम की स्टडी कर सको। पोस्टनेटल स्क्रीनिंग में क्या क्या आ जाता है, ये आपको इमीडिएट नियोनेटल पीरियड में फर्स्ट 2 इयर्स में स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि कोई भी बायोकेमिकल डिफेक्ट, कोई हेयरिंग या वियरिंग विजुअल प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो ये पोस्टनेटल स्क्रीनिंग में आता है। क्लिनिकल मेथड्स की अगर हम बात करें, एट द टाइम ऑफ बर्थ की बात करें, तो आप बर्थ
वेट चेक करोगे बेबी का, हाइट चेक करोगे, हेड सरकमफ्रेंशियल वेट नॉर्मली अगर 1500 ग्राम से नीचे है तो वो भी इंडिकेट करता है सेरेब्रल पाल्सी को, तो उससे ऊपर होना चाहिए। हाइट और वेट, हेड की बात करें तो माइक्रोसेफेली, मेगालोसेफेली या हाइड्रोसेफेलस के लिए हम उसको सरकमफ्रेंसेस हेड का चेक करते हैं। गेस्टेशनल एज जो है इक्वल टू 36 या मोर देन 32 होना चाहिए। मस्कुलोस्केलेटल डेफिसिट, कोई भी डिफॉर्मिटी एक्सेट्रा। टेस्टिकुलर डिसेंडेंट, नॉर्मली एक जो है वो ज्यादा डाउन होता है इस तरह करके। एट द 6 वीक्स रिपीट, फिर 6 हफ्ते में आप 6 हफ्ते के बाद टेस्ट को रिपीट कर सकते हो। ओके जी। तो थैंक यू सो मच, वी आर डन विद द, ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था सर्बल पाल्सी के ऊपर, और इसका फिर आगे चल के ट्रीटमेंट भी है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा जो है वो एक क्विक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से था। और ये मेरी एमसीक्यू की बुक है जो आपके लेफ्ट साइड पे है, और राइट साइड के मैं प्रोमेट्रिक की तैयारी कराता हूँ। जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो मेरी सीएमटी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, सेंट्रोमेन थेरेपी पे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और ना कि सिर्फ गल्फ, अब तो मैंने डिफरेंट स्टेट्स को भी ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी एग्जामिनेशन के भी कुछ बुक्स को पढ़ाना शुरू किया है, और एनपीटी के भी एक दो बुक को मैंने टारगेट किया। बाकी गल्फ कंट्रीज में इफ यू आर अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड सीकिंग फॉर एकेडमी, यू कैन ज्वाइन एनी टाइम। ऑनलाइन इनके लेक्चर्स होते हैं, और यू कैन ज्वाइन, आपको मजीद इन्फॉर्मेशन सेंटर ऑफ थेरेपी से मिल जाएगी। एंड इफ यू फील कि मुझे किसी और प्रेजेंटेशन के ऊपर भी बात करनी चाहिए, तो यू आर वेलकम। आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अपना मैसेज इजी वे में कन्विंस जो है वो कन्वे कर सकूं। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, ये डिफरेंट बुक्स की सीरीज है। एज यू कैन सी, मैंने कैंसरोलॉजी बुक सीरीज के ऊपर एक लेक्चर दिया हुआ है, वो भी अवेलेबल है, और उसके भी कुछ लेक्चर्स हैं। नेप्लान कैप्लान की बुक है जो एनपीटी के लिए यूज होती है, स्कॉट गिल्स की बुक है वो भी एनपीटी के लिए यूज होती है। दीज आर द डिफरेंट।